Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class first year. You are watching my channel ChemSol by Shinwari. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस डिस्कशन से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और लाइक दे दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और आप नए और इम्पोर्टेंट वीडियोस देख सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ये एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर भी हो सकता है और उनसे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो जिस वक़्त हम किसी लिक्विड को हीट देते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ उनके वेपर्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ एवापोरेशन होता है और जब वेपर्स बनते हैं तो उनका प्रेशर डेवलप हो जाता है। जब ये प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाता है तो उस वक़्त ये लिक्विड बॉयल करना शुरू करता है, बॉयलिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। तो जिस टेम्परेचर पर ये वाक़ हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज़ मीन बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि व्हेन the boiling point of a substance increases by the addition of a solute. This phenomenon is called elevation of boiling point. आज elevation of boiling point का एक practical application भी पढ़ेंगे और वो है derivation of equation for finding the molecular weight of an unknown solute. फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई सल्यूट है, अननोन सल्यूट है, और हम उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जैसा मेथड अवेलेबल है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में हम एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे कि जिसके अंदर हम कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। डिफिनेशन क्या है? द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट बाय द एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल हो और साथ ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, यानी आयोनाइजेबल ना हो, तो इस सॉल्यूट के एडिशन के साथ जितना किसी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है, इस फिनोमिनन को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, व्हेन शुगर सॉल्यूशन इज मेड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। यूरिया सॉल्यूशन इज मेड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। ग्लूकोज सॉल्यूशन ले लें तो दे बॉयल एट मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जब शुगर सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन हम तैयार करें, फिर उनका बॉइलिंग पॉइंट मालूम करें तो दे आल बॉयल एट मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। काजेज ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये जान लें कि ऐसे कौन से काजेज हैं जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है। तो सिंस अ लिक्विड बॉइल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, fewer liquid has higher rate of evaporation, so its vapor pressure quickly becomes equal to atmospheric pressure. पेवर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो बहुत जल्द एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है। वजह ये होती है कि इसके अंदर कोई सल्यूट नहीं होता जिसके साथ इसके मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हों या जिसके सरफेस के ऊपर सल्यूट पार्टिकल्स के होने की वजह से
रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो। तो इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत जल्दी आ पहुंचता है और ये जल्दी बॉयल करने लगता है, जैसे कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। बट व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड द रेट ऑफ इवापोरेशन इज लोअर्ड ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऑन इट्स सरफेस। लेकिन जब हम एक सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ये सरफेस पर भी मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो जाती है, उनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है और यही वजह है कि इनका रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाता है। तो फिर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने के लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है और ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता है। इट टेक्स मोर टाइम फॉर इट्स वेपर प्रेशर टू बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Similarly, attractive forces between solute and solvent particles slows down the rate of evaporation. दूसरा रीज़न इसका ये है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, इस अट्रैक्शन के नतीजे में रेट ऑफ इवापोरेशन स्लो डाउन हो जाता है और यही वजह है कि अ लिक्विड रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर टू ब्रेक दीज फोर्सेस and it boils at a higher temperature. If 1 mole of a solute is added in 1 kilogram of a solvent, the elevation of boiling point is called molar elevation boiling point. अगर 1 मोल solute 1 kg solvent में मिलाया जाए तो इससे जो solution तैयार होता है उनको हम कहते हैं 1 molar solution। तो इसलिए जितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता है उसको कहते हैं मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब हम ग्राफिकली मालूम करेंगे कि किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है। एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर elevates its boiling point by 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 मोल क्वांटिटी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सुक्रोज़ है या ग्लूकोज है या यूरिया है, अगर 1 मोल इनका 1 kg वाटर में डाल दिया जाए तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो जितना इनका इंक्रीज़ कर जाता है वो है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ कॉल्ड द मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब जो पानी का एलिवेट हो चुका है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो चुका है, जबकि हमने सॉल्यूशन तैयार किया था 1 मोलर, तो जितना इंक्रीज़ इसका आया है वो इसका एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है। द फॉलोइंग ग्राफ विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिनन। अब हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। इस ग्राफ को आप लोगों ने बहुत गौर से देखना है और इसको अच्छी तरह से समझना है। इस ग्राफ में आपको 2 कर्व्स नज़र आ रहे हैं। एक ब्लू कलर का है जो कि AB कर्व है, एंड दिस इज़ फॉर प्योर सॉल्वेंट। ये खालिस सॉल्वेंट के लिए है। मकसद ये है कि ये जो कर्व है AB कर्व, दिस इज़ फॉर प्योर सॉल्वेंट। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ जो P0 गिवन है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ साथ जिस वक्त हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर भी साथ साथ इंक्रीज़ करता जाता है। हमारा ये कर्व जो है ना ऊपर की तरफ जा रहा होता है, जो कि ब्लू कर्व है। जिस वक्त ये इस पॉइंट पर पहुंचता है
कि जहाँ पर इस डॉटेड येलो लाइन को क्रॉस करने लगता है, इस वक्त ये हमारा लिक्विड जो है वो बॉयल हो जाता है। ये इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब हम एक सलूशन तैयार करते हैं। तो जब सलूशन तैयार हो जाता है तो शुरू में भी आपको यहाँ नज़र आता होगा कि जो CD कर्व है उसमें उसकी पोजीशन EB कर्व से लोअर है। इसका मतलब ये है कि एट द बिगिनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is lesser as compared to the vapor pressure of the pure solvent, and after that when we increase the temperature the vapor pressure of the solution also increases until and unless it reaches at this point. मैं अब इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ ताकि आपको इसका सही अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से और किस टाइम पर जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो पहुंचता है। ये वो पॉइंट है कि जहां पर हमारा सॉल्यूशन बॉयल करने लगता है। अब आप अगर नीचे आ जाएं तो यहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ है T2 एंड दिस T2 इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आवर सॉल्यूशन। तो T1 इज़ लेसर एज कंपेयर टू T2, यानी प्योर सॉल्वेंट कम टेम्परेचर पे बॉयल होता है जबकि सॉल्यूशन हायर टेम्परेचर पे बॉयल होता है। यहाँ पर आपको नज़र आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विच इज़ कॉल्ड डेल्टा TB। इसको हम डेल्टा TB से डिनोट करते हैं और ये लाइन जो आपको नज़र आ रही है वो शो करता है कि कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर चुका है। द कर्व AB इज़ obtained for pure solvent and its vapor pressure becomes equal to P0 at T1। यहाँ जो ब्लू लाइन हमें नज़र आती है हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। Therefore its boiling point will be T1. The curve CD is obtained for solution and its vapor pressure becomes equal to P0 at T2। T2 यहाँ पर है इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ इक्वल टू T2। द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज़ शोन बाय डेल्टा T। अब इसका जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो हम डेल्टा T से डिनोट करते हैं एंड डेल्टा TB इज़ इक्वल टू T2 माइनस T1। डेल्टा TB यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा TB लिखेंगे तो डेल्टा TB इज़ इक्वल टू T2 माइनस T1 के, दोनों के डिफरेंस के बराबर आता है। Mathematically the elevation of boiling point is directly proportional to molality of the solution, यानी जो डेल्टा TB है this is directly proportional to M. M is called the molality. डेल्टा TB इज़ इक्वल टू KB मल्टीप्लाई बाय M। हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया है और इसमें कांस्टेंट डाला है जो कि KB कहलाता है। द KB इज़ कॉल्ड मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इफ़ द सॉल्यूशन इज़ 1 मोलर then M will be equal to 1 and delta TB will become equal to only KB। तो इसलिए हम किसी भी सॉल्यूशन का या किसी भी सॉल्वेंट का KB इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि हम 1 मोलर सॉल्यूशन तैयार करेंगे, उसका T2 फाइंड करेंगे तो T1 से नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट T2 से हम T1 माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो KB के बराबर होगा। अब हम KB का डिफिनेशन पढ़ते हैं। The elevation of boiling point when 1 mole of a non-electrolyte non-volatile solute is dissolved in 1 kg of a solvent is called molar boiling point elevation constant.
Since molality is the number of moles of solute in 1 kg of solvent, that is why M is equal to moles of solute divided by W1 of solvent in kgs. W1 solvent का वेट होता है या उसका मास होता है। अब हम आगे जाएंगे तो मोल्स आर इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय M2, यानी सल्यूट के जो मोल्स हैं वो बराबर होते हैं वेट ऑफ द सल्यूट या मास ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सल्यूट। तो ऊपर वाली इक्वेशन में हम मोल्स की जगह W2 बाय M2 डालेंगे तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट इक्वेशन हासिल होगा जिसमें है M इज़ इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर W1 in kgs. If mass of the solvent is taken in grams, then M is equal to W2 divided by M2 multiplied by 1000 divided by W1 in grams. ऊपर हमने किलोग्राम्स में लिया था, जब इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो फार्मूला इस तरह से बन जाएगा कि ऊपर 1000 आ जाएगा। आपको पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, इसलिए हम इसको जब फार्मूला सेट करते हैं तो 1000 ऊपर लिखा जाता है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय एम, जो हमारा ये इक्वेशन है इसमें जब हम m की वैल्यू पुट करते हैं तो फिर ये आता है डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू के बी। अब m की जगह हम लिखेंगे W2 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 divided by W1 in grams. Rearrange for M2. हमने चूँकि मालिकुलर मास ऑफ दी सल्यूट फाइंड करना है इसलिए इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो M2 को लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, जबकि जो डेल्टा टी बी है उसको राइट पे ले आएंगे, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसलिए M2 विल बिकम इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी into 1000 divided by W1 in grams. This equation can be used to measure the molecular mass of an unknown solute. इस तरह से हमने इस इक्वेशन को डिराइव कर लिया। इस इक्वेशन को यूज़ करके हम किसी भी अननोन सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या चाहिए? नंबर 1 आपको के बी चाहिए। के बी सॉल्वेंट का इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट है। W2 चाहिए, यानी जो सल्यूट आप लेंगे अननोन सल्यूट उसका मास आपको चाहिए या उसका वेट तुम्हें चाहिए। डेल्टा टी बी वो चीज़ है जिसको हम प्रैक्टिकली मालूम कर सकते हैं। इसी तरह W1 विल बी कॉल्ड दी मास ऑफ दी सॉल्वेंट। तो मास ऑफ दी सॉल्वेंट भी हम मालूम कर सकते हैं अगर सॉल्यूशन में से हम सल्यूट के मास को माइनस करते हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस आता है वो मास ऑफ द सॉल्वेंट कहलाता है। अब हम मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में लेफ़्ट हैंड साइड पर एक फ्लास्क है जो बॉइलिंग फ्लास्क कहलाता है। इसमें हम प्योर सॉल्वेंट डालते हैं और उसको बॉयल करते हैं। इसके वेपर्स दूसरे जगह पर पहुंचते हैं जो कि एक ट्यूब है। ये जो राइट हैंड साइड पे सेटअप नज़र आता है इसमें 2 ट्यूब्स हैं, एक आउटर ट्यूब्स जो येलो कलर में नज़र आता है और दूसरा इनर ट्यूब है जो कि ब्लू कलर में नज़र आता है। जो इनर ट्यूब है इसमें एक बबल तुम्हें नज़र आता है जो कि इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके बनाया गया है। इसमें एक छोटा सा सुराख होता है, होल होता है। इस होल से वेपर्स बाहर आते हैं येलो कलर के आउटर ट्यूब में और इससे फिर ये बाहर चले जाते हैं जहाँ ये कंडेंस होते रहते हैं। तो प्रोसीजर इसका ये है कि सबसे पहले आप सॉल्वेंट लेंगे इस लेफ़्ट हैंड साइड वाले बॉइलिंग फ्लास्क में, और दूसरी तरफ जो थर्मामीटर आपको नज़र आता है ये बेकमैन थर्मामीटर कहलाता है।
और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसकी कैपेसिटी 0.01 केल्विन के बराबर होती है। इससे हम मालूम करेंगे कि किस टाइम पर हमारा सॉल्यूशन या हमारा जो सॉल्वेंट है, पेवर सॉल्वेंट है, वो बॉयल होता है। तो apparatus पढ़ते हैं। apparatus क्या है? A graduated tube which has a hole inside। एक ग्रेजुएटेड ट्यूब है जो इनर ट्यूब कहलाता है और इसमें एक छोटा सा होल होता है। इस होल को हम यूज़ करते हैं कि इनके जो वेपर्स हैं वो बाहर चले जाएं। सेकंड नंबर पर है अ बॉइलिंग फ्लास्क। यहाँ पर हम सॉल्वेंट को बॉयल करेंगे। जो लेफ़्ट साइड पे आपको ब्लू कलर का फ्लास्क नज़र आता है, इसको कहते हैं बॉइलिंग फ्लास्क और इसमें हम सॉल्वेंट को बॉयल करेंगे। तीसरे नंबर पर है एन आउटर फ्लास्क फॉर कलेक्टिंग ऑफ दी सॉल्वेंट वेपर्स। एक आउटर फ्लास्क या आउटर ट्यूब होता है जो येलो कलर में नज़र आता है और ये सॉल्वेंट के वेपर्स को कलेक्ट करता है। अब बेकमैन थर्मामीटर जिसकी कैपेसिटी 0.01 केल्विन के बराबर होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा मैग्नीफाई करके। सबसे पहले हम यहाँ पर जो फ्लास्क है इसमें हम सॉल्वेंट डाल के इसको बॉयल करेंगे। ये सॉल्वेंट यहाँ आता है और इधर आपको पिंक कलर में एक नज़र आता है जिसका नाम है रोज़ हेड। ये रोज़ हेड है और इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इससे सॉल्वेंट के वेपर्स, बॉइलिंग सॉल्वेंट के वेपर्स निकलते रहते हैं। अब जो चीज़ इस ब्लू फ्लास्क या जो ब्लू कलर का इनर ट्यूब है इसमें जो भी प्रेजेंट होता है वो चीज़ यहाँ पर हीट अप हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। यहाँ पर वो जो वेपर्स बाहर से आते हैं, मसलन इधर से जो वेपर्स आते हैं और रोज़ हेड से निकलते हैं, तो इनका एडिशन हो जाता है या इनका कंटेक्ट हो जाता है इस सब्सटेंस के साथ जो कि इनर ट्यूब में प्रेजेंट है। वो चूँकि ठंडी होती है लिहाजा ये वेपर्स भी ठंडे हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो लेटेंट हीट है उसकी मदद से इनर ट्यूब में मौजूद लिक्विड हीट हो जाता है और अनटिल एंड अनलेस ये बॉयल करने लगता है तो हम इसका पहला बॉइलिंग पॉइंट जो कि T1 कहलाता है वो हम नोट कर देते हैं। उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि हम पूरे सिस्टम को कट ऑफ करते हैं, इसकी हीटिंग को स्टॉप करते हैं, इसको कूल डाउन करते हैं और उसके बाद इनर ट्यूब में एक नॉन मास ऑफ द सॉल्यूट एक पेलेट बनाकर डाल देते हैं। मसलन हम इसमें 1 या 2 ग्राम्स कोई सॉल्यूट मिला लेते हैं। इस तरह से एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है और इस सॉल्यूशन की तैयारी के बाद एक दफ़ा फिर हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो इस प्रोसेस को जब रिपीट करते हैं तो यहाँ इस फ्लास्क में वेपर्स बनने लगते हैं। ये वेपर्स इस ट्यूब की मदद से जाते हैं रोज़ हेड की तरफ और वहाँ पर रोज़ हेड से निकलकर ये जो सॉल्यूशन है उसको ये हीट अप करता है। सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ता रहता है अनटिल एंड अनलेस ये बॉयल करने लगता है और यही इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसको हम T2 कहते हैं। T2 इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम T1 भी फाइंड करते हैं और T2 भी फाइंड कर लेते हैं। प्रोसीजर कुछ यूँ है कि a solvent is added in boiling flask as well as in inner tube. It is boiled and its vapors sent to inner tube. The vapors condense in the inner tube and their latent heat of condensation boils the solvent. Its boiling point T1 is noted. Boiling is stopped and apparatus is cooled. A small pellet of solute which is equal to 1 gram or more than 1 gram is added in an inner tube. Again the solvent is boiled and vapors sent to inner tube.
Now the vapors boil the solution and its boiling point T2 is noted. The difference of boiling points is equal to the boiling point elevation, जिसको हम डेल्टा टी बी कहते हैं. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. The following observations were made in Landsberger method. वो क्या थे कि boiling point of pure benzene was 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड. स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ाम्पल को गौर से आपने देखना है और समझना है, इससे आपको पूरा लेक्चर समझ आ जाएगा. The boiling point of benzene is equal to 5.5 degree centigrade on Beckmann's thermometer. The boiling point of cholesterol solution is equal to 6.07 degree centigrade. Mass of cholesterol added 4.5 grams. Volume of solution noted. After the experiment, जब एक्सपेरिमेंट को फाइनल किया गया था, स्टॉप किया गया था, तो उस वक़्त जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था, उसका जो वॉल्यूम था वो 121.5 ml के बराबर था. डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो नोट किया गया था, दैट वाज 0.897 ग्राम्स पर मिलीलीटर्स. नाउ फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोलेस्ट्रॉल. इससे हम कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे. तो इस एग्जांपल का सलूशन ये है. हमें पता है कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम एंड मास इज़ इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. अब हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी भी गिवन है और उसका वॉल्यूम भी गिवन है, तो इसलिए मास ऑफ द सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू 0.897 multiplied by 121.5, which is equal to 108.99 grams. This is the mass of solution. Mass of benzene, which is equal to W1. This is equal to mass of the solution minus mass of the cholesterol solute. ये बराबर है 108.99 minus 4.5 grams of cholesterol, which is equal to 104.486 grams. Students, ये mass of the benzene है या weight of the solvent है. Boiling point of benzene T1 5.5 degree centigrade. Boiling point of cholesterol solution T2 is equal to 6.07 degree centigrade. Delta T is equal to T2 minus T1, which is equal to 6.07 minus 5.5, that is equal to 0.57 degree centigrade. ये डेल्टा टी बी कहलाता है. Mass of cholesterol which was mixed is equal to W2 and this is equal to 4.5 grams. Molecular mass of cholesterol M2 should be found. Kb for benzene which is given is equal to 5.12. ये इसका एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट है. अब हमें पता है कि M2 इज़ इक्वल टू Kb मल्टीप्लाई बाय W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा Tb इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इन ग्राम्स. ये वो इक्वेशन है जिसको हमने डिराइव किया था. अब अगर हम इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करें तो Kb की वैल्यू 5.12 है, W2 4.5 ग्राम्स के बराबर, डेल्टा Tb 0.57 डिग्री सेंटीग्रेड था, 1000 और डिवाइडेड बाय मास ऑफ दी बेंजीन जो था वो 104.486 ग्राम के बराबर था. इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो द आंसर कम्स आउट 386.86 gram per mole. This is the mass of molecular mass of the cholesterol. So thank you very much. उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा. अगर आपको कोई भी इसके मुतालिक क्वेश्चन पूछना है तो इनबॉक्स कीजिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो.